नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। दोस्तों, आखिर वो कौन था जो रात के अंधेरे में मासूमों को निगल गया? वो कौन था जिसने बच्चों की हंसी को चीखों में बदल दिया? क्या निठारी की वो कोठी सिर्फ दीवारों और दरवाजों से बनी थी या उसके भीतर कोई अंधेरा जिंदा था? नोएडा का सेक्टर 31 साल था 2005-2006 का। बच्चों के गायब होने की एक अजीब और डरावनी कहानी यहाँ की हवा में तैरने लगी थी। पुलिस खामोश थी, प्रशासन लापरवाह था और माता पिता अपनी खोई हुई औलाद की तस्वीर लेकर दर दर भटक रहे थे। फिर एक दिन उस डर के सन्नाटे को तोड़ा निठारी की D5 कोठी ने, जहां से निकले सिर्फ कंकाल, खोपड़ी और इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्चाई। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह सब कुछ वहीं हुआ तो आज इसके आरोपी आजाद क्यों है? क्या सचमुच सबूत जुटे थे या फिर किसी ने सच्चाई को मिटा दिया? निठारी कांड सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी का आईना बन गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 19 सालों के बाद आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस कोठी के भीतर और क्यों आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 19 बच्चों का असली कातिल आखिर था कौन। दोस्तों, दरअसल नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी में 2005 और 2006 के बीच आतंक का माहौल था। डर इस कदर था कि लोग घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे थे। उस दौर में निठारी में लगातार बच्चे गायब हो रहे थे और तमाम महिलाओं के गायब होने की जानकारी भी सामने आई। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन नोएडा पुलिस के कान पर जू तक नहीं लगा। पुलिस महीनों तक सोई रही। गायब हुए बच्चे, बच्चियों और महिलाओं का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इसी दौरान पायल नाम की एक लड़की नोएडा के सेक्टर 31 से गायब हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और पुलिस छानबीन में लग गई। गायब हुई लड़की की तलाश कर रही पुलिस को उसके मोबाइल की जानकारी मिली। मोबाइल ट्रेस होता है तो वह एक रिक्शे वाले के पास मिलता है। जब पुलिस ने रिक्शे वाले से पूछताछ की तो पता चला कि उसे यह मोबाइल नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी के एक शख्स ने दिया है। यह पता चलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए कि कोठी में रहने वाले ने आखिर एक गायब हो चुकी लड़की का मोबाइल रिक्शे वाले को क्यों दिया। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए D5 कोठी पहुंची, लेकिन वहां जो मिला उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। नोएडा तो छोड़िए, पूरे देश में इस मामले पर चर्चाएं शुरू हो गई और लोगों के चेहरे पर खौफ साफ दिखने लगा था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 2006 से। पुलिस रिक्शा वाले को लेकर नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी पहुंचती है और पूरे घर की गहन तलाशी लेने की कोशिश करती है। लेकिन यह घर था बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पंढेर का। जी हाँ, ये उस वक्त बहुत प्रभावशाली बिजनेसमैन था और पुलिस को शुरुआत में इसने पूरी तरीके से प्रभाव में लेने की कोशिश की। इसने पूरी कोशिश की, पुलिस वाले वहाँ पर कोई तलाशी ना ले पाए और पुलिस वालों को इसने अपने प्रभाव में लेकर वहाँ से वापस भेज दिया। बाद में पुलिस वाले सर्च वारंट लेकर के फोर्स के साथ इसके घर पर पहुंचते हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी, उसके घर के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं की खोपड़ियां और कंकाल के अवशेष और कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। 30 दिसंबर 2006 को उसके घर के सामने वाले नाले से कुछ और कंकाल और खोपड़ियां मिली। वहीं जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही यह कहा गया कि यह उन्हीं गायब बच्चे और बच्चियों और महिलाओं की खोपड़ियां थी। इसके बाद पुलिस ने उस घर के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर ही बच्चों की हत्या के आरोप लगे। शुरुआती 10 दिनों तक गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मामले की तहकीकात की। उसके बाद यह मामला 11 जनवरी 2007 को CBI को सौंप दिया गया। CBI की पहली टीम निठारी पहुंचती है और कोठी के पास 30 और हड्डियां बरामद करती है। CBI ने 22 मई 2007 को गाजियाबाद अदालत में इस मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया। इस आरोप पत्र में कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर पर हल्के आरोप लगाए गए थे, जबकि नौकर कोहली पर अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए गए। CBI के इस आरोप पत्र पर भी सवाल उठे और कहा गया कि पंढेर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए सुरेंद्र कोहली को बलि का बकरा बना दिया। हालांकि तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं था। CBI ने हर एक हत्या को अलग मामला माना और सबकी अलग अलग फाइल तैयार की। कोर्ट में मामला चलता रहा। 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से 14 वर्षीय रिम्पा हल्दर के साथ रेप और उसकी हत्या के लिए गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पंढेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई।
वहीं 12 मई 2010 को सुरेंद्र कोहली को दूसरे मामले में भी मौत की सजा सुनाई गई। 2010 से लेकर 2012 के बीच कोहली को 3 और मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। ध्यान देने वाली बात है कि सुरेंद्र कोहली पर कुल 16 अपहरण, रेप और हत्या के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 13 मामलों में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। और वहीं मनिंदर सिंह पंडेर पर 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 4 मामलों में 2009 से 2014 के बीच ही बरी कर दिया गया था उसको, और 2 मामलों में उसे सुरेंद्र कोहली के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 16 जनवरी 2021 को कोहली को निठारी के 12वें मामले में मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पंडेर को अदालत ने बरी कर दिया। इसके 2 महीने बाद ही 26 मार्च 2021 को गाजियाबाद की अदालत ने सबूत नष्ट करने से जुड़े मामले में कोहली को बरी कर दिया। दोस्तों, वहीं 17 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी के 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि सीबीआई के द्वारा पेश किए गए सबूतों की कड़ियां ठीक से जुड़ी नहीं थी। सीबीआई का दावा था कि सुरेंद्र कोहली ने मानव अंगों की तस्करी को कबूल किया था। सीबीआई ने कबूलनामा भी जारी किया था, जिसमें बताया गया कि आरोपित कई घंटों तक शवों को बाथरूम में रखते थे, लेकिन इससे जुड़े सबूत पुलिस और सीबीआई कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाई। सीबीआई की इस जांच ने डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक लगा दिया और इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीबीआई ने जो कबूलनामा जारी किया उस पर सुरेंद्र कोहली के हस्ताक्षर तक नहीं थे। यहाँ तक कि कोहली और पंडेर के कबूलनामों का ऑडियो और वीडियो क्लिप संबंधी सबूतों की चिप भी नकली निकली। कोर्ट ने माना कि पुलिस और सीबीआई की जांच में कई खामियां थी। यहां तक कि फॉरेंसिक साक्ष्य भी अपर्याप्त थे, कई के डीएनए तक मैच नहीं हुए। 1 महीने तक अभिरक्षा में रखने के बावजूद पुलिस और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में नाकाम रही। पुलिस के लचरपन का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल तक नहीं कराया था और ना ही कंकाल बरामद करने में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी। यहाँ तक कि कोठी में बाथरूम के अलावा किसी भी कपड़े पर खून के धब्बे नहीं मिले, जिससे यह साबित हो सके कि बच्चों की हत्या पंडेर की कोठी के अंदर हुई। मांस, हड्डी और इंसानी खाल के कटे फटे टुकड़े भी कोठी के अंदर से बरामद नहीं हुए। कोर्ट में पुलिस और सीबीआई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी साबित नहीं कर पाई। सभी मामलों में इसका लाभ आरोपितों को मिलता गया और यही कारण रहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को इन सभी मामलों से उन लोगों को दोनों को बरी कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इनकी रिहाई को चुनौती दी गई। 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई शुरू की और 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुरेंद्र कोहली की सुधारात्मक याचिका स्वीकार की और उसे बरी कर दिया। मनिंदर सिंह पंडेर अपने अंतिम मामले में जुलाई 2025 में बरी होकर जेल से बाहर आ गया था। अब सुरेंद्र कोहली पर लगे सारे मामले खत्म हो चुके हैं और उसे हर मामले में बरी कर दिया गया है। इन दोनों आरोपियों को निठारी कांड के सभी मामलों में बरी कर दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को बरी करने का आदेश सुनाते हुए कहा कि निर्दोष होने की धारणा उस समय तक बनी रहती है जब तक अपराध साबित ना हो जाए, पर यह स्वीकृत है विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से साबित होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब साक्ष्य विफल हो जाते हैं तो केवल वैध परिणाम यह है कि सजा को रद्द कर दिया जाना चाहिए, भले ही मामला कितने ही भयानक अपराध से संबंधित ही क्यों ना हो। हालांकि निठारी कांड पर पुलिस प्रशासन और सीबीआई की जांच के साथ कोर्ट के फैसले ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट इस फैसले के बाद नोएडा सेक्टर 31 में एक बार फिर से मातम पसर गया। लोगों की आंखों में डर नजर आने लगा है। पुलिस और सीबीआई द्वारा कोर्ट में मजबूत पैरवी ना करने और मजबूत साक्ष्य के अभाव में निठारी कांड का राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। साथ ही प्रशासन और न्याय व्यवस्था से पीड़ित परिवार का विश्वास भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मृतक बच्चों के परिवारों की न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि 2006 में डर लगता था, आज भी लगता है। जो छूट गए हैं फिर से वही कांड करेंगे, इन्हें फांसी लगनी चाहिए थी। सीबीआई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि भ्रष्ट शासन और निकम्मी सीबीआई के ढीलेपन ने दोषियों को बचा लिया।
लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जांच अधिकारी बिके हुए थे, उन्होंने जानबूझकर इस मामले में मजबूत चार्जशीट नहीं दाखिल की और सबूत नहीं जुटाए गए। लोगों के सवाल जायज़ हैं और सीबीआई के साथ साथ सरकार भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ऐसा लग रहा है कि नोएडा के आरुषि कांड की तरह निठारी कांड की सच्चाई भी अब लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगी। इन सब के बीच अब यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निठारी कांड का दोषी कौन था, 19 बच्चों का हत्यारा कौन था, सीबीआई इतनी ढीली कैसे पड़ गई, इसके पीछे किन ताकतों का हाथ था, इसका जवाब अब शायद कभी ना मिल पाए। निठारी कांड को लेकर चली कानूनी प्रक्रिया और अदालती कार्रवाई पर आपके क्या विचार हैं? आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।